कश्मीर में एक और हत्या हुई है और ये भी जो है टारगेट किलिंग का ही एक हिस्सा है। और इसका निशाना जो बना है वो बैंक प्रबंधक है विजय कुमार। और इसके ठीक 2 दिन पहले मंगलवार को भी हत्या हुई थी और जो टीचर थी वो इसका निशाना बनी थी। लगातार कश्मीर के हालात खराब होते जा रहे हैं। अब जो नौबत आ गई है कि वहां से पलायन की शुरुआत हो चुकी है। लगभग 100 लोगों ने पलायन कर लिया है जो जम्मू से वापस कश्मीर आ गए हैं। इसके अलावा अब शुक्रवार की बात की जा रही है कि जो फोरम है, जो अल्पसंख्यक फोरम है जिसमें पंडित भी हैं और बाकी भी जाति के लोग हैं, वो शुक्रवार को अब ऐलान करेंगे कि आगे की रणनीति क्या है। कुल मिलाकर अब स्थिति बहुत अच्छी नहीं है कश्मीर की। कश्मीर के अलावा हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार ये दावा करते हैं कि जीरो टॉलरेंस पर हम काम कर रहे हैं, कानून व्यवस्था बेहतर हो, ये कोशिश सरकार की है। हालांकि ये देखा भी जाता है कि कोशिश कर रहे हैं, मंशा अच्छी, नियत अच्छी है, लेकिन जमीन पर अगर इसका असर ना हो तो सवाल उठना लाजमी हो जाते हैं। लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से ऐसी खबरें आ रही हैं जो पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करती हैं। तो आज 2 मुद्दों पर बात करेंगे, घाटी से पलायन की और उत्तर प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर। तो शुरू करते हैं मंथन के इस सफर को। और सबसे पहले बात करेंगे घाटी से पलायन की। 2 दिन पहले कश्मीर में हुई अध्यापिका रजनी बाला की हत्या का गम कुछ कम नहीं हुआ था। आज आतंकियों ने एक और टारगेट किलिंग को अंजाम दे दिया। बैंक प्रबंधक विजय कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। विजय राजस्थान के रहने वाले थे। इस हमले को लेकर कश्मीरी पंडितों ने एक आपात बैठक कर 3 बड़े फैसले लिए हैं। अलग अलग ट्रांजिट कैंप से आए कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर अल्पसंख्यक फोरम के बैनर तले बैठक की। इसमें बैंक अधिकारी विजय कुमार सहित सभी टारगेट किलिंग हमलों की निंदा की गई और इन्हें कायराना कृत्य करार दिया गया है। फोरम का कहना है कि बैठक में 3 मुख्य फैसले लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि घाटी में जारी सभी जगहों पर विरोध प्रदर्शनों को तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाए। फोरम का कहना है कि घाटी में सभी अल्पसंख्यकों के सामने सरकार ने कोई विकल्प नहीं छोड़ा। ऐसे में वे शुक्रवार सुबह घाटी से बाहर पलायन करेंगे। फोरम ने घाटी में सभी प्रदर्शनकारियों से आह्वान किया है कि वे सभी नवयुग टनल के पास एकत्रित हों और यहां पर आगे की कार्यनीति तय करेंगे। वहीं खबर है कि कश्मीर में बदले हालातों के बीच कई कश्मीरी पंडित और अन्य अल्पसंख्यक कर्मचारी घाटी छोड़कर जम्मू का रुख कर रहे हैं। कश्मीर संभाग के कुलगाम, बांदीपोरा, अनंतनाग, बारामूला, शोपिया सहित अन्य जिलों में जम्मू संभाग के हजारों कर्मचारी कार्यरत हैं। कुलगाम में ही कार्यरत एक शिक्षक ने नाम नहीं लिखने की शर्त पर कहा कि सभी में डर का माहौल है। लगातार हो रही टारगेट किलिंग ने हमें घाटी छोड़ने पर मजबूर किया है। ये पहली बार है आतंकियों ने अनुसूचित जाति के किसी कर्मचारी को निशाना बनाया। कश्मीर में मास माइग्रेशन हो चुका है और शुरुआत हो चुकी है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। माफ कीजिए। अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि जब घाटी में 370 को खत्म किया गया जम्मू कश्मीर में, तो एक बात सामने आ रही थी कि जितने भी विस्थापित लोग हैं कश्मीरी पंडित, वो वापस वहां पर स्थापित हो सकेंगे, उनका पुनर्वास होगा, उनके लिए तैयारी की जाएंगी और कई जगह जमीनें भी ली गई और कहा गया बहुत जल्द जितने भी कश्मीरी पंडित विस्थापन कर चुके हैं उनको वापस वहां बसाया जाएगा। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं, जो जा चुके हैं वो तो वापस नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो वहां पर काम कर रहे हैं उनके सामने बड़ी समस्याएं हैं। और टारगेट किलिंग सिर्फ ये देखकर नहीं की जा रही कि वो पंडित है, अब तो सभी जाति के लोग आ रहे हैं और वो लोग भी आ रहे हैं जो मुस्लिम हैं। लेकिन उनकी कोशिश जो है वो ये है कि जो लोग भारत का साथ दे रहे हैं, जो लोग ईमानदारी से अपनी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों में हमने पिछले दिनों में देखा कि जो जवान थे वो भी इसका निशाना बना है और एक पुलिस वाला भी इसका निशाना बना है।
और अगर हम बात करें किन किन लोगों को निशाना बनाया गया है, तो आपको ग्राफिक्स के जरिए वो भी दिखा देते हैं कि अब तक मई से लेकर अब तक कौन कौन लोग इन आतंकियों के निशाने पर रहे हैं। तो 2 जून की बात जो अगर करें तो आपने देखा बैंक प्रबंधक की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसके पीछे अगर जाएं 31 मई को तो कुलगाम के गोलपुरा में हिंदू महिला शिक्षक रजनी बाला की हत्या की गई। तो ग्राफिक्स जरिए आप देख सकते हैं 25 मई की अगर बात करें, बड़गाम में घर पर टीवी कलाकार अमरीन भट्ट की हत्या कर उसका 10 वर्षीय भतीजा जो था वो भी घायल हो गया। और पुलिसकर्मी सैफुल्ला कादरी, जैसा हम बात कर रहे थे, सैफुल्ला कादरी जो मुस्लिम है लेकिन वो पुलिस के लिए काम कर रहा है ईमानदारी से, तो उसको भी निशाना बनाया गया। बारामूला में शराब दुकान पर ग्रेनेड हमला हुआ और सेल्समैन रंजीत सिंह की मौत हो गई। पुलवामा के गडूरा गांव में निहत्थे पुलिसकर्मी रियाज अहमद की भी हत्या। तो ये सिर्फ नहीं कि जो हत्याएं की जा रही सिर्फ अब जाति देखकर करी जा रही हैं, हालांकि जो आंकड़े हैं वो ज्यादा हैं जो कश्मीरी पंडित हैं या फिर दूसरी जाति के हैं, लेकिन इनसे वो लोग भी नहीं छूट रहे हैं। जो लोग हैं तो मुस्लिम, लेकिन वो देश की सेवा में काम कर रहे हैं, प्रदेश की सेवा में काम कर रहे हैं, जो देश हित के लिए काम कर रहे हैं, जो अपने प्रोफेशन को ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं। तो जैसा कि आप ग्राफिक्स जरिए देख रहे हैं, अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है, अगर राजनेताओं की बात करें, फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आता है। उनका यह कहना है कि जो पुलिस और सेना के बल पर शांति स्थापित नहीं की जा सकती। उनका कहना है पुलिस और सेना का बल दिखाकर शांति स्थापित नहीं कर सकते। तो दूसरा तरीका क्या है फारूक अब्दुल्ला जी, वो भी समझा दीजिए, क्योंकि जब पुलिस और सेना वहां पर है तब इस तरह की हरकतें सामने आ रही हैं। और उसके पहले की अगर बात करें तब पत्थरबाजी बहुत होती थी, पत्थरबाजी पर लगाम लगी तो अब टारगेट किलिंग हो रही है। कुल मिलाकर कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते शांति स्थापित हो। इस पर राजनीति भी तेज हो गई, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि जो वहां लोग काम कर रहे हैं, जो अलग अलग सेवाओं में लगे हुए हैं, शिक्षा से जुड़े हैं, बाकी जो काम होते हैं आम जनमानस के, बैंकिंग सेक्टर हो गया, नगर निगम के काम हो गए, उन प्रोफेशन से जो लोग जुड़े हैं, जो वहां नौकरी कर रहे हैं, काफी बड़ी संख्या है जो दूसरे प्रदेशों से वहां रह रहे हैं। जम्मू से बहुत सारे लोग काम करने वहां रह रहे हैं। तो अब उन्होंने तो मन बना लिया कि वापस हम कश्मीर छोड़ देंगे। और क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला का क्या कुछ कहना, आपको वो भी सुना देते। अमन नहीं आएगा जब तक आप लोगों के दिलों को नहीं जीतेंगे, और दिलों को जीतने के लिए फौज की जरूरत नहीं है, मोहब्बत की जरूरत है और उनको समझने की जरूरत है। मैं कश्मीर का हाल देखता, रोज मौतें हो रही, कोई दिन नहीं है तो मौत नहीं हो रही। इतनी फौज भर दी गई है जितने वहां लोग नहीं है। अमन लाने के लिए अमन नहीं आएगा जब तक आप लोगों के दिलों को नहीं जीतेंगे, और दिलों को जीतने के लिए फौज की जरूरत नहीं है, मोहब्बत की जरूरत है और उनको समझने की जरूरत है। कभी नहीं होगा जब तक हमारे पड़ोसी के साथ भी बात नहीं होगी, जब तक वो भी इस बात पे नहीं आ जाएंगे कि हमने मिलजुल के रहना है, हमने रास्ते निकालने हैं एक दूसरे के साथ बेहतरी के लिए। तो आपने सुना फारूक अब्दुल्ला को, उनका यह भी कहना है कि जो पड़ोसी राज्य है पाकिस्तान, उसको भी हमें भरोसे में लेना होगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन क्या जो हमारा पड़ोसी है भरोसे लायक है, सबसे बड़ा सवाल। अब तक तो भरोसा ऐसा कोई काम उसने नहीं किया है। इसके अलावा AIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान सामने आया। उन्होंने बड़े तल्ख तेवर में कहा है कि सरकार कुछ कीजिए, वो भी आपको सुना देते हैं। पिक्चर प्रमोशन छोड़िए, आप सुरक्षा करिए, जान बचाइए वहां के लोगों की। कश्मीरी पंडित प्रोटेस्ट कर रहा है रोड पर निकलकर, धमकी दे रहा है कि हम छोड़कर चले जाएंगे जम्मू को। आपकी सरकार है ना, आप वही गलती कर रहे हैं जो 1989 में हमने की थी। आप वही गलती कर रहे हैं। 87 का असेंबली इलेक्शन रिग था, अब आपने डिलिमिटेशन कमीशन डालकर जेरीमैंडरिंग कर दिया। वहां के पॉलिटिशियन को आप कोई पॉलिटिकल लीवर देते नहीं है, आउटलेट ही नहीं है, पॉलिटिकल आउटलेट ही नहीं है। सर हर रोज तो बात करते ही रहते। क्या बात करते थे आप? क्या बात करते? क्या आपके चैनल पर आकर बात करने से हो जाएगा क्या? आप बातचीत करिए ना, आप निकालिए पॉलिटिशियन को। कहां है वहां के पॉलिटिशियन? कहां है वहां के पॉलिटिशियन बताइए।
कोई दिल्ली में बैठा है, कोई वहां बैठा है। आपकी सरकार की गलतियों की वजह से ये हत्याएं हो रही हैं वहां के माइनॉरिटीज हिंदूज की और कश्मीरी पंडित की। ये पूरी जिम्मेदार बिल्कुल टेररिस्ट आ रहे हैं पाकिस्तान से, मगर सरकार क्या कर रही है? सरकार को नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? पाकिस्तान को बोलेंगे क्या? पाकिस्तान से हमेशा टेररिस्ट आते रहे वहां पर कश्मीर में। आपकी वहां पर पूरी चीज आपके पास है। सरकार की जिम्मेदारी है, मोदी सरकार की है। हम कंडेम करते हैं उसको, मगर जो गलती 89 में की वही गलती आप कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, वही गलती कर रहे हैं आप। पिक्चरों को प्रमोशन करना छोड़िए, आप वहां पर सुरक्षा करिए कश्मीरी पंडितों की। जो 2008 से खामोशी से कश्मीरी पंडित जा रहा था वैली में, आज आपने पूरे गेम्स को आपने नुकसान कर दिया उसका। आज पूरे कश्मीरी पंडित कह रहे हैं कि हम छोड़ के चले जाएंगे जम्मू में। किसकी जिम्मेदारी बताइए आप? तो असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना, जिन्होंने सरकार को जमकर कोसा। उनका कहना है जो सरकार के बड़े बड़े नेता हैं, जो चुनाव के वक्त तो बड़े बड़े दावे करते हैं, वो दिल्ली में बैठे हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती वहां पर जाएं? उस पर भी बात करेंगे। आपको एक ट्वीट दिखा देते हैं जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी इस घटना को लेकर किया है। तो ये वो ट्वीट है जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने टारगेट किलिंग का उन्होंने भी जिक्र किया है कि टारगेट किलिंग के तहत आज आतंकवादियों ने विजय कुमार की निर्मम हत्या कर दी है और ये जानकर बहुत दुख हुआ है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। अब सवाल इस बात को लेकर उठता है, आखिर यह सिलसिला कब थमेगा? इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती? क्योंकि पहले तो यह कहा जाता था कश्मीर में हमारी सरकार नहीं है, उसके बाद यह कहा जाता था जब आप सरकार बना लेते हैं गठबंधन में कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वो नहीं सुन रहे हैं, आपसी जो विश्वास नहीं कायम कर पाए, फिर आपकी सरकार अलग अलग हो गई। अब आप बिल पास कर दिया आपने, अब जो है अब किसकी जिम्मेदारी है? इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान, देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार आलोक भदौरिया जी जुड़ गए हैं। इसके अलावा रोमेश रैना हमारे साथ है, कश्मीरी पंडित हैं। आप दोनों ही का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले आलोक भदौरिया जी आप ही के पास आएंगे। सर, जो टारगेट किलिंग है वो खत्म नहीं हो रही है। इसके पहले भी पत्थरबाजी होती थी, तंग वो भी करती थी, लेकिन ये तो और ज्यादा तंग कर रहा है। अभी तक पंडितों को निशाना बनाया जा रहा था, बाकी जातियों को भी, दूसरे वर्ग के लोगों को भी। क्या सरकार को अब ठोस फैसला, कड़ा एक्शन नहीं लेना चाहिए? और अगर एक्शन ले तो वो एक्शन होगा क्या? आलोक जी। शरण जी दो चीजें हैं। एक ऐसा है कि कभी भी अलगाव की जो बयार बहती है या लोग कुछ अलग थलग महसूस करते हैं, तो उसके लिए जरूरी होती है, उसको दूर करने के लिए जरूरी होती है कि एक पॉलिटिकल लीडरशिप स्पष्ट संदेश दे। पॉलिटिकल मैसेजिंग जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या है, आज हमको ये सोचना पड़ेगा। हम धारा 370 हटाते हैं। मैं धारा 370 को भी बहुत ज्यादा महत्व इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पार्टी की, एक पर्टिकुलर एक जो हिंदुत्व का एजेंडा है उसके तहत उन्होंने ये हटाया। वो मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं, वो एक उनका उद्देश्य था, उन्होंने हटाया। लेकिन उसके बाद का क्या है, रोड मैप क्या है? क्या डेवलपमेंट का कोई रोड मैप है? नहीं है। आपने पॉलिटिकल प्रोसेस, जब तक राजनीतिक प्रक्रिया को आप आगे नहीं बढ़ाए, लोगों की भागीदारी सत्ता के प्रति नहीं बढ़ेगी, व्यापार के प्रति नहीं बढ़ेगी, तो केवल सुर्खियों को मैनेज करके आपकी बात नहीं बनने वाली। अभी इन्होंने हाल फिलहाल देखा, आज आप कह रहे हैं कि बात बिल्कुल सही है कि ये टारगेट किलिंग हमारी ये 20 दिनों से हो रही है, इसमें कश्मीरी पंडित तो मारे गए। लेकिन अगर आप याद करिए, करीब 2-3 महीने पहले कुछ बिहारी मजदूरों की भी हत्या की गई थी। वो नब्ज नहीं पकड़ी तो जो छोटी सी बीमारी थी वो नासूर के तौर पे आ रही है। अब वहां पे है क्या? आपने जो एक अलगाव वाली बहाना। अच्छा, सबसे बड़ी बात, आपका जो सवाल है, मैं पहले उस सवाल के जवाब में आता हूँ, तभी लौट करके आऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है जी। ये कैसे होगा? ये होगा लोगों की भागीदारी बढ़ाकर। भागीदारी कैसे बढ़ेगी? जब उनमें विश्वास होगा। आपकी विश्वसनीयता यहाँ पे दांव पे लगी हुई है। हमको ये समझना पड़ेगा
आपको ये रणनीति छोड़नी पड़ेगी कि जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के आधार पर पूरे देश में आप एक रुख, एक राय बनाते हैं इस चुनाव जीतने के लिए, वोट पाने के लिए। इस चीज से आपको दूर हटना पड़ेगा। आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि इंसानियत से बड़ी कोई चीज नहीं होती है, और इंसानियत के आधार पे ही आपको फैसले लेने होंगे, तभी लोगों में विश्वास पैदा होगा और विश्वसनीयता बढ़ेगी। अब सवाल ये है कि ये विश्वसनीयता क्यों नहीं बढ़ेगी, एक मिनट समझ लूंगा। इसको मैं दो तरीके से देखना चाहता हूँ। आतंकवाद है, आतंकवाद को किसी धर्म के साथ में आप मत जोड़ो, ना किसी कौम के साथ में जोड़ो, वो मुस्लिम है, वो है, इससे कोई हम मतलब नहीं। वो आतंकवादी हैं तो आतंकवादी हैं, आतंकवादी के साथ में सख्त लोकल इंटेलिजेंस हो। तो यहाँ पर आपकी जो फेलियर है वो लोकल इंटेलिजेंस की फेलियर है। दूसरा, पाकिस्तान का साथ में जो बॉर्डर लगा हुआ है, ये कहना तो बहुत ही फिजूल, एक अच्छा सा भाषण, रात के 8 बजे 9 बजे आप आएंगे और दूसरे दिन सोचेंगे कि पाकिस्तान डर जाएगा, वो सीमा पार से किसी भी चीज की घुसपैठ करना बंद कर देगा। ये तो दिवा स्वप्न है। दिवा स्वप्न का हम क्या कर सकते हैं? तो सवाल है कि सीमा पर आपने जो बाड़ लगाई है वो कितनी इफेक्टिव है। अगर नहीं इफेक्टिव है तो उसको कैसे इफेक्टिव किया जा सकता है। आपको अगर एक चीज याद हो तो एक बार हम लोगों ने कुछ दिनों पहले, साल 1.5 साल पहले, आपने एक खबर पढ़ी थी बड़ी सुर्खियों में कि गूगल को देश के 500 स्टेशन कुछ दिए गए हैं उसको वाईफाई करने के। सवाल है कि जब गूगल इतनी बड़ी कंपनी है तो उसको आप इतना आसान काम क्यों दे रहे हैं? ये कोई भी हैदराबाद, गुड़गांव की फर्म कोई भी ये स्टेशनों को वाईफाई कर सकती। तो सवाल है कि बड़ी कंपनी को बड़ा काम कहाँ देते? उनको बॉर्डर पर करते ना। जिस तरीके से इजराइल ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया है, क्या उस तरीके से वो टेक्नोलॉजी गूगल नहीं लगा सकती? गूगल के पास तो टेक्नोलॉजी है। सवाल है तो जिम्मेदारी किसकी? अब यही सवाल उठा है कि आपकी विश्वसनीयता। आपने बड़ी घोषणा की कि वहां पर बड़ा विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कोई भी विकास, कोई भी, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कंपनी हो, चाहे कॉर्पोरेट, कोई भी वहां पैसा क्यों लगाएगा जहां पर एक अराजकता का माहौल हो, कानून व्यवस्था बिल्कुल नियंत्रण में ना हो। बिल्कुल, ये तो कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो होगा वो, बिल्कुल आपके बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पैसा क्यों लगाएगा जहां पर उसे पता है कि पीसफुली माहौल ही नहीं है, तो वो क्यों ऐसा करेगा? और ये हम बाकी जगह भी देख रहे हैं, आप धीमे धीमे बहुत सारा जो निवेश है वो वापस जा रहा है, जो बहुत सारा जो बिजनेस बाहरी कंट्री से था वो वापस जा रहे हैं। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं, बाकी देश के अलग अलग राज्यों की बात है। मैं शरण जी यहाँ पर एक बात और कहूंगा, उसके बाद में फिर आप जी आलोक जी पैनलिस्ट के पास में जाइएगा। मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा कि ये सरकार इस समय सुर्खियां मैनेज करने में लगी हुई है। जब बिहार के जब कुछ मजदूरों की जब हत्या की गई थी, वहां से जब उनका जो छोटा छोटा पलायन हुआ था, तो आप निश्चित हो गए थे। आप उसके बाद किस तरीके के मैसेज आना चालू हुआ, अरे कश्मीर में तो पर्यटन बहुत बढ़ गया, सारे होटल फुल हो गए। अरे होटल फुल होना ये ठीक है कि उनको कुछ थोड़ा बहुत पैसे मिल रहा है तो कुछ कश्मीरी डालने, लेकिन जब रपटन शुरू होती है ना, टारगेट किलिंग, आज आप टारगेट किलिंग कह रहे हैं, ये टारगेट किलिंग कब किस रूप में चली जाएगी? कहीं ऐसा नहीं 1990 का दोहराव हो जाए। तो उस दोहराव को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपको मीटिंग कहाँ करनी चाहिए थी? अभी मेरे को सुनने में आया कि मीटिंग दिल्ली में होगी। भाई दिल्ली में क्यों होगी? अगर आपके सूबे के सबसे बड़े लोग, सबसे बड़े मंत्री, अगर वो श्रीनगर में जाकर मीटिंग नहीं कर सकते, तो आप बेचारे उन कश्मीरी भाइयों को, कश्मीरी पंडितों पर भरोसा कैसे दिलाएंगे? अभी तो आपने ये किया कि उनको एक कैंप में बंद कर रखा है और बाहर आपने फोर्स लगा रखी कि हम आपको सुरक्षित दे रहे हैं। ये कौन सी सुरक्षा है भाई? क्या आप एक दिन आप कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, क्या वो काम नहीं करेंगे? क्या बिना रोजी रोटी के वो कश्मीरी भाई, हमारे पंडित, हमारे जिंदा रह पाएंगे? क्या ये व्यवहारिक है? क्या ये मुमकिन है? हाँ, आज के लिए मुमकिन है, मानता हूं, लेकिन क्या कल ये व्यवहारिक होगा? आप क्या 1 महीने के बाद भी ऐसे ही रखेंगे? तो सवाल यह है कि हमको राजनीतिक प्रक्रिया को शुरू करना पड़ेगा, अपनी विश्वसनीयता बढ़ानी पड़ेगी, और साथ में लोकल इंटेलिजेंस को मजबूत करना पड़ेगा, काफी मजबूत करना पड़ेगा। आपको मालूम है कि इस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान में थोड़े से अस्थिर हालात हैं, तो वहां से तो आतंकवादी आएंगे, इसमें नई बात क्या है?
इसमें कोई नई बात तो है नहीं। बिल्कुल। तो सवाल है कि उससे निपटने के लिए आपने क्या किया, हमें ये भी तो बताइए कि आपने अपने लोकल इंटेलिजेंस कितना मजबूत किया। बिल्कुल शैलेंद्र जी। जी, आलोक जी आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ बहुत खास एक और मेहमान हैं, रोमेश रैना जी, कश्मीरी पंडित हैं। रोमेश जी, आप ही के पास आएंगे। जो इस वक्त हालात हैं, अब पलायन की बात सामने आ रही है, बहुत सारे परिवार पलायन कर भी गए हैं। अब अभी तो पंडितों की बात आती थी, कश्मीरी पंडित की, अब तो अलग अलग जातियों के लोग भी एक हो गए हैं। अब उनको लग रहा है कि नहीं, अब ये हालात जो इस वक्त हैं वो रहने लायक नहीं है। लेकिन जब 370 धारा हटाई गई थी उस वक्त एक माहौल बना था और कश्मीरी पंडितों की उम्मीद जागी थी कि अब कुछ बेहतर होने वाला है, हम वापस वहां रह सकेंगे। लेकिन अब तो जो वहां पर लोग हैं उनको डर सता रहा है। क्या कुछ कहेंगे रोमेश जी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, ये कोई मामूली टेररिज्म नहीं है, ये कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई पुलिस प्रॉब्लम नहीं है, ये जिहाद है। वहां पर आज की डेट में जिहाद हो, और ये जिहाद जो है इसकी बुनियाद पड़ी थी 1990 में। 1990 में जब कश्मीरी पंडित पूरा टोटल पलायन करके गए थे, 3 से 4 लाख लोग, इंटरवीनिंग नाइट ऑफ 19 जनवरी एंड 20 जनवरी 1990, और फिर बचे थे कुल छुटपुट लोग। जिस तरह उनकी हत्याएं हुआ करती थी वो ऐसे थी, किल 1 स्केयर 1000, एक को मारो 1000 को दहशत करो। और 1990 में जब कश्मीरी पंडित टोटली वहां से भाग गए तो कुछ चंद हजार लोग, 1-2 हजार वहां पर रह गए और उनको भी मारना इन्होंने स्टार्ट कर दिया क्रम। और 1990 से 2000 के दशक में अगर आप देखेंगे, संग्राम पोरा भी उसी में हुआ, नादी मर्ग भी उसी में हुआ, वंदहामा भी उसी में हुआ, चिट्टी सिंह पोरा भी उसी में हुआ, जहां सरदार कम से कम 30-32 मारे गए। और कालूचक जम्मू में भी ऐसे हुआ, तेलवनी मैसेकर कश्मीर में भी ऐसे ही हुआ। और उसके बाद 2000 से 2022 तक के जो ये 2 दशक की कहानी है, इसमें ये बीच बीच में कोई हाई प्रोफाइल कश्मीरी पंडित किलिंग्स ऐसे करते थे जिससे हमें यादें ताजा हो जाती। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें एक अनइंटरप्टेड कंटिन्यूटी है, ये कभी ठहराव पे नहीं आया। क्योंकि जब जिहाद की परिभाषा में आप जाएंगे तो कश्मीर का जिहाद का मतलब है हमें क्या चाहिए, शरिया, और शरिया का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये वही परिभाषा है जो आज चल रही है। अब 2 मिनट के लिए आप जो ये किलिंग्स, पिछले कम से कम 17 लोग आज की डेट तक मर गए हैं एक आध महीने के आसपास, मेजॉरिटी कश्मीरी पंडित्स और फिर नॉन कश्मीरी मुस्लिम्स और फिर कश्मीरी मुस्लिम्स ऑल्सो। तो कहने का मतलब है कि आप देख लीजिए, जिस वक्त ये राहुल भट्ट को मारा गया, एक आदमी छोटा सा रिवॉल्वर जेब में रखता है, ऑफिस में घुसता है, ऑफिस में 7-8 लोगों के सामने उसको मारता है, फिर ये कट्टा जेब में आके बाहर आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसी बात पर हम आ रहे थे कि जो मारने का तरीका है, ये ऐसा नहीं कि चुपचाप आए और कोई अपने घर जा रहा रास्ते मार दिया। इसके पहले मंगलवार को हमने देखा था टीचर की हत्या, उसके बाद आज हमने देखा, और राहुल भट्ट का भी आप जो जिक्र कर रहे हैं वो भी। तो एक मारने का जो स्टाइल है वो ये ऐसा है कि डराने वाला है। जैसा आपने कहा कि एक को मारेंगे बाकी अपने आप डर जाएंगे, तो रिपीटेशंस है, दोबारा उसकी शुरुआत हो रही जो 90s में हुआ। शुरुआत नहीं हो रही, ये कभी थमा नहीं था, मैं वही कहना चाहता हूँ, ये कभी थमा नहीं था। ये इसमें मैंने बोला ना, इसमें अनइंटरप्टेड कंटिन्यूटी हुई, ये तब से लेके आज तक क्रम ऐसे ही चला रहा है। आप आज की डेट में आप देख लीजिए, जिस वक्त बिंद्रू को मारा गया, ML बिंद्रू को, उसका दुकान हरि सिंह हाई स्ट्रीट में है, एक फेमस केमिस्ट है, तो वो हाई प्रोफाइल किलिंग्स था जिसकी वजह से इनको मीडिया माइलेज भी दिया और खौफ भी ज्यादा हुआ। जिस वक्त उसका कत्ल किया गया, सुनने में आया है कि वहां पर 20 कस्टमर्स उसका वेट कर रहे थे। क्या वो 20 कस्टमर्स उसको पीछे से नहीं पकड़ सकते? और कहने का मतलब कि जो इकोसिस्टम आज की डेट में वहां पर है, जो मानसिकता है, वो मानसिकता ये है कि ये एक एंटी कश्मीरी पंडित कैंपेन है। जैसे मैंने बोला, जिहाद, कश्मीर आज की डेट में कश्मीर से लेके जिहादिस्तान बन गया है, और जिस कदर वहां पर ग्रेटर इस्लामिजेशन हो रही है, बिल्कुल। और जैसा कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से जो घुसपैठिए हैं, टेररिस्ट हैं, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि जो लोकलिस्ट हैं, जो कश्मीर के मूल निवासी हैं, और 370 के बाद उनके जहन में ये बात भी आ रही है
कि अब मेरा जो हक था वो भी अब छीनने की बात सामने आ रही कि 370 हटाकर जो मेरे मूल अधिकार थे वो भी हमसे छीन लिए गए हैं और ये अब बाकी लोगों को दे जाएंगे, ऐसा माइंडसेट है। और उस माइंडसेट को बदलने की कोशिश है। जब तक आप विश्वास में वहां के लोकलिस्ट स्थानीय लोगों को नहीं लेंगे तब तक ये घटनाएं रुकने वाली नहीं। एक ब्रेक का वक्त है, आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। मेरा वॉलेट, अच्छा ये है। सर आप पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हो। वाह, बड़े स्मार्ट हो। कहां से हो और कौन कौन है घर में? सर बस मैं हूँ, माँ है और छोटा भाई है। और सर मोदी जी भी। पीएम मोदी जी। मतलब? मैम मैंने ये गाड़ी ली है मुद्रा लोन से। अब मेरी माँ को दूसरों के घर काम करने नहीं जाना पड़ता और मैं खुद भी पढ़ता हूँ और अपने भाई को भी पढ़ाता हूँ और मेरा धंधा एकदम स्टेबल है। लेकिन मोदी जी तुम्हारे परिवार से। मैम जो अपने होते हैं ना वो हमेशा एक छत के नीचे नहीं होते, पर वो हमेशा हमारे साथ होते हैं, चाहे दुख हो या सुख। दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये मोदी है ना, गरीब का साथ कभी नहीं छोड़ता। गरीब कल्याण की योजनाओं से कोई भी लाभार्थी छूटना नहीं चाहिए। थैंक यू सर। भारत सरकार की मुद्रा लोन का लाभ आप भी लें। ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन और हम बात कर रहे हैं कश्मीर से जो पलायन है एक बार फिर से शुरू हो चुका है। टारगेट किलिंग जो पिछले कई दिनों से हो रही थी आज फिर से हुई है और निशाना बना है एक बैंक प्रबंधक जिसका नाम है विजय कुमार। उसके बाद से माहौल बहुत गर्म हो गया है, राजनीति भी तेज हो गई है और जो वहां पर कश्मीरी पंडित हैं जो अल्पसंख्यक के दूसरी जाति के, उन्होंने अब पलायन शुरू कर दिया। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत खास मेहमान बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार आलोक जी हैं, इसके अलावा कश्मीरी पंडित रोमेश रैना जी हैं। ब्रेक से पहले रोमेश जी आपकी बात अधूरी रह गई थी, हम चाहेंगे आप उसे पूरा करें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें कभी नहीं लगा कि वहां पर कश्मीरी पंडितों के लिए स्थिति ठीक हुई होगी दूसरों के लिए, लेकिन कश्मीरी पंडित हमेशा इनसिक्योरिटी और थ्रेट परसेप्शन का शिकार रहा है और उसका नतीजा ये है कि हमने राहुल भट्ट को खो दिया, हमने अजय पंडिता को बहुत पहले खो दिया था, लास्ट ईयर एमएल बिंद्रू को खो दिया, उससे पहले वो सरदार थी प्रिंसिपल वहां पर स्कूल में, उसको स्कूल में मार दिया गया। तो ये जो घटनाएं ये छुटपुट घटनाएं नहीं है, आपको इनको कनेक्ट करना है। जैसे मैंने बोला ये जिहाद है और जिहाद को डील करने के लिए कोई पॉलिटिशियन जिहाद को डील नहीं कर सकता है। ये एक मिलिट्री सोल्यूशन है और हमें मिलिट्री ऑप्शन ढूंढना चाहिए कि हम इस जिहाद को कैसे दूर करें, क्योंकि आज की डेट में लेकिन रोमेश जी जैसे कि फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जो सेना बल है, पुलिस बल है, इससे काम चलने वाला नहीं है, विश्वास में लेना होगा। तो विश्वास में कैसे लेंगे? वो कौन सा तरीका है सरकार विश्वास में ले पाए वहां के लोकलिस्ट को? अहले हदीस पे 2000 मॉस्क चला रही है वहां पर, अहले हदीस पे कम से कम 125 स्कूल चला रही है वहां पर। देयर आर पीपल कम से कम 10 से 15 लाख पीपल जो अहले हदीस फेथ को बिलोंग करते हैं और अहले हदीस फेथ का मतलब है कि
डेजर्ट इस्लाम, सलाफी इस्लाम कश्मीर में घुस गया है। तो ये मानना है कि सलाफाइजेशन ऑफ कश्मीर इस्लाम हो रही है और वो हो रही है एट अ ग्रेटर पेस। और आपको मानना चाहिए कि जिस तरह सलाफी इस्लाम ऑपरेट करता है उसका मतलब ये है कि वहां पर काफिर मींस नॉन मुस्लिम के लिए कोई जगह नहीं। और हम इसी मानसिकता के शिकार हैं और हम इसी मानसिकता के पीड़ित हैं। वक्त कम है रोमेश जी, आखिरी सवाल एक ये है कि जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई तो उसके संकल्प पत्र में ये बात थी कि कश्मीरी पंडित जो होंगे उनका विस्थापन जो हुआ है उनको वापस हम भेजेंगे। उसके लिए 370 भी खत्म करी गई। ये तो कश्मीरी पंडितों को एक उम्मीद तो थी, आस थी कि अब हमें लग रहा है कि हम फिर से वहां जा पाएंगे जिन्होंने अपने पुराने घर छोड़ दिए थे। तो उसको लेकर आपकी राय क्या है? क्या आपको ऐसा लगा था 370 जब हटी, या फिर जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई, और क्या अब कैसा लग रहा है आपको? मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा। आप बता रहे हैं हमारे लिए धारा 370 हटाई गई थी, हम कश्मीरी पंडितों के लिए धारा 370 हटाई नहीं, उनको लगता था कि 370 जब तक नहीं हटेगी तो वापस इनको वहां पर नहीं ला सकते हैं। जो रूल्स थे वो ऐसे थे कि वहां पे वापस उनको नहीं स्थापित किया जा सकता। तमाम सारे नियम थे जो 370 के थे, उसके पहले जो नियम थे। 70 जो हटी थी वो देश के हित में हटी थी, और देश के हित में उन्होंने जो कश्मीर को भारत के बिल्कुल नजदीक लाया कॉन्स्टिट्यूशनली, क्योंकि तब तक कश्मीर आउटसाइड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेन स्ट्रीम काम कर रहा था, इसको इन द विद इन द मेन स्ट्रीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लाया। लेकिन वहां की जो मानसिकता है वो आज की मानसिकता नहीं है, वो पिछले 70 साल से मानसिकता ऐसे ही है। आप देख लीजिए 1986 में कश्मीरी पंडितों के टेम्पल्स वेंडलाइज हुए, कल्चरल सेंटर्स वेंडलाइज हुए, और वहां पे हमारे मंदिर तोड़े गए 1986 में डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में। और जब बात हुई तो उन्होंने रोमेश जी आपसे जानना चाहेंगे, 2014 में भारतीय जनता पार्टी जब केंद्र में आई तो कश्मीरी पंडितों को नहीं लगा कि हाँ अब हमें लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर जब 370 हटा तो नहीं लगा? इसको लेकर कश्मीरी पंडितों की क्या राय थी? क्योंकि कई जगह हमने देखा, जम्मू में देखा, दिल्ली में देखा, जहां बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित रहते हैं, मिठाइयां बांटी गई थी, ढोल नगाड़े बजे थे, कि अब उनको लगने लगा था कि वो दिन दूर नहीं, वापस हम कश्मीर में घर बनाकर रहेंगे। आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल हमारी एक्सपेक्टेशंस इंप्रूव हो गई थी। द पेस ऑफ एक्सपेक्टेशंस हैड इंक्रीज्ड मेनी फोल्ड। लेकिन यहाँ पर आरोप और प्रति आरोप की भावना से हमें काम नहीं करना। आप देख लीजिए महबूबा मुफ्ती जी 2 साल वहां पर हुकूमत चलाई, चीफ मिनिस्टर 2 साल, और इन 2 सालों में जमात इस्लामी की ग्रोथ कहां से कहां पहुंची। जमात इस्लामी आज की डेट में बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर फारूक अब्दुल्ला हो या फिर महबूबा मुफ्ती हो, कहीं ना कहीं दोनों ने अपनी राजनीति की है और दोनों की कोशिश रही है कि सबको साथ लेकर चलने की। उनके संबंध भी उनसे रहे जो लोकलिस्ट हैं, जो मिलिटेंट बोलते हैं अपने आप को, उनको फायदा देने की भी कोशिश रही है। इस पर भी बात करेंगे। वक्त कम है, सीधा आलोक जी के पास आएंगे। आलोक जी, अब क्या लगता है जो माइंडसेट, जो मेंटेलिटी वहां के लोकलिस्ट की है, मिलिटेंट बोलते हैं अपने आप को, जिहादी की नहीं, हम अपने कश्मीर के लिए कुछ भी कर देंगे, उनका माइंडसेट बदलने की जरूरत है। और उसके लिए आपको जो वहां के लोकल लीडर्स हैं, पीडीपी की अगर बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, इनके नेताओं को जब तक आप विश्वास में नहीं लेंगे तब तक चीजें ठीक होने वाली नहीं है, क्योंकि इनकी कनेक्टिविटी वहां के लोगों से ज्यादा बेहतर है। अगर बीजेपी की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें। आलोक जी पीड़ित है जो आएंगे, रोमेश जी आपके पास। आलोक जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी मैक्सिमम टाइम वहां पर रूल कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कम से कम 50 साल वहां पर रूल कर रही है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो पॉलिटिकल कल्चर वहां पर बनाया है, इट्स अ डिसफंक्शनल पॉलिटिकल कल्चर। और इसी डिसफंक्शनल पॉलिटिकल कल्चर के चले हम यहाँ पर इस नतीजे, बिल्कुल उनकी कोशिश रही है फायदा पहुंचाने की, उसी पर बात कर रहे हैं। आलोक जी, आप ही से सवाल है मेरे से। आलोक जी, आलोक जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? शायद आलोक जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, ठीक है। जाते जाते वही लास्ट सवाल, लास्ट क्वेश्चन रोमेश जी आप ही से है। अब क्या लग रहा है आपको रोमेश जी? शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रोमेश जी। यही सवाल है कि आलोक जी, क्या आपको आवाज आ रही है?
हाँ, आभार आलोक जी यही सवाल है कि जो वहां के लोकलिस्ट हैं, स्थानीय लोग हैं, उनका माइंडसेट बदलने की जरूरत है। और जो लोकल पार्टीज हैं, पीडीपी हो या फिर गुप्तार पार्टी हो, जो पूरा कई सारे लोग उसमें जुड़े हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इनको विश्वास में लेकर तभी हम आगे बढ़ सकते हैं जब तक कि वहां के लोगों को एक बिलीव ना लगे कि जो 370 हटी है उससे हमारा कोई हक नहीं जा रहा है। हमें वही सुविधाएं, वही सुख सुविधाएं, वही योजनाओं का फायदा मिलेगा जो बाकी लोगों को मिलेगा। आलोक जी। पॉलिटिकल लीडरशिप को एक स्पष्ट एक अपना विजन देना पड़ेगा। मैं जब पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करता हूं तो उसको मैं दो हिस्सों में बांटता हूं। जम्मू कश्मीर में जो भी निजाम कर रहा है, जो भी लेफ्टिनेंट के थ्रू, लेफ्टिनेंट जनरल के थ्रू जो भी हो रहा है, आप गवर्नर के थ्रू, लेकिन मेरा आप मानिए वो हो तो रहा है केंद्र के इशारे पे, केंद्र की सलाह पे। तो ऐसी स्थिति में मैं जब भी पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करता हूं तो मैं केंद्र की जिम्मेदारी ज्यादा मानता हूं। केंद्र अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकता। केंद्र को जो भी, मैं 370 पे नहीं जाता, ये उनका अपना एजेंडा है, मैं उस पर ज्यादा ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं कि वहां पर शांति बहाल करने के लिए, अमन बहाल करने के लिए, लोगों का पलायन रोकने के लिए, लोगों का कानून व्यवस्था पर भरोसा रखने के लिए, अभी भरोसा रखने के लिए जरूरी है कि आप अपनी मैसेजिंग स्पष्ट रखें। स्पष्ट मैसेजिंग क्या है? एक ये है पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू किया जाए राज्य में। आपने उसको एक पूर्ण राज्य को आपने केंद्र शासित बना दिया। अब अगर आप आगे करेंगे क्या? पॉलिटिकल प्रोसेस जब भी शुरू करेंगे तो आप इस साल 2 साल के अंदर फिर आप वादा करेंगे कि हम इसको पूर्ण राज्य का दर्जा देते हैं। भाई ये तो कोई नीति नहीं हुई। तो आपको एक रोड मैप पे रखना पड़ेगा। दूसरी बात, जब आप पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करेंगे राज्य में, तो राज्य के राजनीतिक जितने भी जो पार्टियां हैं या जो शख्सियत है, उन शख्सियत को आपको शामिल करना पड़ेगा। बिल्कुल, उसके बिना काम चलने वाला नहीं। वक्त कम है उसके, जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो लोकल लीडर्स हैं उनको जब तक आप एक साथ नहीं लाएंगे, उनसे बातचीत नहीं करेंगे, तब तक शांति होने वाली नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी, आप हमसे जुड़े। रोमेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम बात कर रहे थे कश्मीर में जो पलायन है एक बार फिर से शुरू हो चुका है। बहुत सारे परिवार जो हैं वो पलायन कर चुके हैं। और अब शुक्रवार की बात की जा रही, जो अल्पसंख्यक फोरम है जहां कश्मीरी पंडित और अलग अलग जाति के जो लोग हैं कश्मीर में रहते हैं, वो शुक्रवार को कहा जा रहा है कि इकट्ठे होकर प्लान करने वाले हैं। क्या सरकार, हालांकि अभी जो एनआईए के जो प्रमुख हैं अजीत डोभाल, गृह मंत्री अमित शाह, उनकी मीटिंग भी हुई। मीटिंग में क्या कुछ बातचीत हुई है, कैसे सबको विश्वास में लाएंगे, देखने वाली बात होगी। और अब मंथन में हम बात करेंगे यूपी के दबंग की। जो यूपी में इस वक्त जो कानून व्यवस्था है कई सारे सवाल खड़े कर रही है। अलग अलग जिलों से घटनाएं सामने आ रही हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अयोध्या की, जहां कोतवाली क्षेत्र के श्री रामपुरम कॉलोनी में एक गर्भवती अध्यापिका सुप्रिया वर्मा की दिन दहाड़े उसके घर में ही चाकू से हत्या कर दी गई। यह घटना उस वक्त हुई जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मौजूद थे। घटना के बाद हत्यारे फरार हो गए, जिनकी तलाश के लिए सीसीटीवी कैमरे की छानबीन की जा रही है। वहीं पुलिस की एक टीम बनाई गई जो उनकी और घटना के पीछे की वजह को तलाश रही है। वाली अयोध्या क्षेत्र के अंतर्गत श्री रामपुरम कॉलोनी में एक निर्माणाधीन मकान में एक विवाहिता महिला और जो कि यहाँ अपने माँ और पति के साथ में यहाँ थी, और यहाँ से इनकी माँ कुछ आवश्यक कार्य से यहाँ से चली गई थी। उसी दौरान जो है ये कमरे में थी, और जब आकर के इनकी माँ और इनके पति वापस लौटे और देखा तो ये जो है घायल अवस्था में यहाँ पर मिली। तो ये तो बात थी उत्तर प्रदेश की अयोध्या की, जहां ये घटनाक्रम हुआ। दूसरी अगर बात करें तो कानपुर आउटर के बिल्हौर कोतवाली क्षेत्र में तैनात एक सिपाही की हत्या कर दी गई। सिपाही की हत्या हो जाती, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था बनी रहे। घटना का पता लगभग सुबह 7 बजे लगा, और जब सिपाही के कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो कोतवाली के ठीक पीछे स्थित ब्रह्मनगर मोहल्ले में सिपाही देश दीपक निवासी फिरोजाबाद का,
जो 1 वर्ष से बिल्हौर कोतवाली में काम कर तैनात था और बीते 1 माह पूर्व ही उसका विवाह हुआ था। ऐसे में गुरुवार की सुबह जब कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोसियों ने सूचना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने दरवाजा खोलकर देखा तो सिपाही देश दीपक का शव खून से लथपथ पड़ा था। सूचना मिलते ही कानपुर आउटर के समस्त अधिकारियों में हड़कंप मच गया और मौके पर कानपुर आउटर एसपी तेज स्वरूप सिंह व एडिशनल एसपी आदित्य शुक्ला सहित पुलिस क्षेत्राधिकारी, कोतवाली प्रभारी समेत कई थानों का फोर्स मौके पर पहुंचा। हालांकि हत्या का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है और फॉरेंसिक टीम का जो रिपोर्ट है उसका इंतजार किया जा रहा है। ये कांस्टेबल देश दीपक है जो थाना बिल्हौर में तैनात था। ये किराए के मकान पे रहता था थाना के करीब कस्बे पर, और ये इसकी रात में किसी व्यक्ति ने धारदार हथियार से गला काट करके हत्या कर दी है। इसमें फोरेंसिक टीम, हमारी सभी टीमें आ गई हैं, वो जांच कर रही है और इस केस वर्कआउट करने के लिए हमने 6 टीम लगाई है और जल्दी ही ये केस वर्कआउट कर लिया जाएगा। बाकी कार्रवाई सब की जा रही, जांच के बाद। घटना का पता बिल्हौर कोतवाली क्षेत्र के ब्रह्मनगर मोहल्ले में आज सुबह एक बड़ी घटना घटित हुई जब कोतवाली क्षेत्र में तैनात एक देश दीपक सिपाही नाम का हत्या हो गई। घटनाक्रम पूरा बुधवार की रात का है, जब सिपाही ड्यूटी के बाद अपने कमरे पे आकर किराए के कमरे पे रहता थे जो ब्रह्मनगर में, वहाँ पे सोने के लिए आए थे। तभी सुबह जब उनकी हत्या हो गई और दरवाज़ा नहीं खुला पाया तो पड़ोसियों की सूचना पर कोतवाली पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद दरवाज़ा खोलकर देखा गया तो पता चला कि सिपाही की हत्या कर दी गई है। धारदार हथियार से गर्दन रेतकर उसकी हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही कानपुर आउटर जनपद के एसपी तेज स्वरूप सिंह, एडिशनल एसपी आदित्य कुमार शुक्ला सहित पुलिस क्षेत्राधिकारी राजेश कुमार व कोतवाल मौके पर मैं फोर्स के साथ पहुंचे और तमाम घटनाक्रम के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। मौके पर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड समेत कई विषयों पर 6 टीमें लगाकर एसपी ने पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए टीमों को अलग अलग निर्देशित किया है। इसी के साथ बता दें कि सिपाही बीते 2019 वर्ष से यहाँ पर तैनात है कोतवाली में और बीते 1-2 माह पूर्व ही उनका विवाह हुआ था। सिपाही देश दीपक फिरोजाबाद जनपद के निवासी हैं। और इसके अलावा अगर जौनपुर की बात करें तो वहां पर रामपुर गांव में भाभी के द्वारा जमीन हड़पने से मना करने पर दबंग देवर ने भाभी के साथ मारपीट की। वहीं पिटाई के दौरान भाभी को इतनी ज़्यादा चोटें आईं और जो देवर है उसका दिल नहीं पसीजा। भाभी का नाबालिग बच्चा अपनी मां की जान बख्शने के लिए पुकारता रहा, लेकिन जो दबंग देवर है उसने उसके बाल खींचकर दौड़ा दौड़ा कर उसकी पिटाई की। पुलिस की शिकायत के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। तो इसके अलावा अलीगढ़ से भी मामला सामने आया है। थाना हरदुआगंज इलाके की पॉश कॉलोनी रॉयल होम्स के भीतर एक महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। इस हत्या का आरोप महिला के पति पर लग रहा है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो कुल मिलाकर सवाल इस बात का है कि क्राइम कोई भी हो, लेकिन जो डर होता है कानून के प्रति लोगों में नहीं रहा। गुस्सा इतना ज़्यादा है कि आप जो है अपने गुस्से को काबू नहीं कर पा रहे हैं। आपको पता है अगर आप ऐसा क्राइम करेंगे तो आप जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, लेकिन डर क्यों नहीं है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान राजेश राय पूर्व IPS हैं, एक बड़ा नाम है। अपनी कार्य सेवा में उन्होंने बहुत ऐसे ऐसे काम किए जिसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी आपका इस चर्चा में। जी नमस्कार सर। सर, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं लगातार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, उसके बावजूद जो क्राइम है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और क्राइम ऐसे नहीं कि बहुत बड़े घटनाएं हो रही हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को मारा जा रहा है, पारिवारिक घटनाएं भी सामने आ रही हैं, उसमें भी लोगों को डर नहीं है। उनको पता है वो गलत कर रहे हैं, उनको पता है वो इस काम करने के बाद जेल भी चले जाएंगे। इसके अलावा पुलिस वाले की भी हत्या हो जाती। सर, आखिर क्या वजह है जो खाकी का डर है उन लोगों के जहन से खत्म हो चुका है? राजेश जी। नहीं, ये जो घटनाएं हुई हैं ये गंभीर घटनाएं हैं, चाहे ये कानपुर आउटर वाली हो जहां पर सिपाही की गला रेत करके हत्या हुई है, चाहे ये मामला जौनपुर का हो। ये जितनी भी घटनाएं हैं ये गंभीर हैं और इन गंभीर घटनाओं में कार्रवाई होनी चाहिए और मैं समझता हूं कि कार्रवाई होगी भी।
और क्यों हुआ। अब जैसे ये जौनपुर वाला मामला दिख रहा है तो दिख रहा है इसमें साफ साफ जो है कि वो जो घर का अपना मतलब सगा भाई जो है तेवर सगा भाई है और अपनी भाभी को इतनी निर्ममता से पीट रहा है, सारे रिश्ते तार तार हो रहे हैं और उसके पीछे जो कारण है वो लालच है, लोभ है, संपत्ति का लोभ है। छोटा मोटा होगा, हो सकता है कि 1 बीघे का आधे बीघे का होगा, लेकिन वो आधे बीघे का लोग भी इतना उसको ओवर पावर कर ले रहा है कि उसको मालूम है, ये उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि जो वो कर रहे हैं इस करने की उनको सजा मिलेगी, ऐसा नहीं कि बचेंगे नहीं, वो उनको अच्छे तरीके से मालूम है। ये मालूम होने के बावजूद भी उस समय लोभ और लालच और गुस्सा, इन तीनों चीजों में होश खो बैठे, और जब होश खो बैठे तो वहां उसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार, इस तरह की मारपीट और अल्टीमेटली जो है वो भाभी की जो मृत्यु हो जाती है, ये अक्षम्य है। और ये मालूम है, मारने वाले को ये मालूम है कि ये अक्षम्य है, उसको ये भी पता है इसका परिणाम बुरा होगा, उनके लिए बुरा होगा, उनके परिवार के लिए भी बुरा होगा, लेकिन इसके बावजूद भी जिन परिस्थितियों में किया अब वो है। अब वो परिस्थितियां जो वो लोभ है, जो मोमेंट्री एंगर है, अब वो ऐसी चीज है, इसको जो वहां पर लोग मौजूद हैं, घर के आसपास जो लोग मौजूद हैं, उस परिवार के लोग हैं या और लोग हैं, क्योंकि वो मैं देख रहा था कि वहां पे कोई ऐसा भी नहीं है कि वो कोई रिवाल्वर या चाकू लेकर के मार रहा है, बिल्कुल वो तो डंडे से लेके मार रहा है, पीट बिल्कुल। जो आसपास के लोग आजकल हम देखते हैं राजेश जी, आसपास के लोग जो हैं वो सेल्फी लेने लगते हैं, कोई घटना हो रही वीडियो बना लेते हैं, हालांकि वो वीडियो काम भी आता है, जो घटना वो वीडियो में कैद होती है वो शासन प्रशासन तक पहुंचती है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप वहां मौजूद हैं तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है, अगर कोई हथियार ऐसा कुछ नहीं लिया कि आपको नुकसान पहुंचे तो उसको कम से कम रोक तो सकते हैं। और जैसा हम देख रहे हैं तमाम सारे लोग मौजूद हैं, कोई रोकने का प्रयास भी नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर तो ये भी बात आती, जो मानवता होती है, संवेदनशीलता, वो भी कम होती जा रही है आजकल लोगों में। राजेश जी, मैं यही बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग वीडियो बना रहे हैं, इसमें भी जो खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं, मैं देख रहा हूं एक महिला वो उस आदमी से जूझ रही है, मना कर रही है उसको, और वहां पे 4 लोग खड़े होकर के वीडियो बनाना शर्मनाक है, मत बनाओ वीडियो। कम से कम जो है वहां पर जाकर 2 आदमी की जरूरत थी, 2 आदमी लठ ले खड़े हुए होते, दिमाग खराब होते, 20 लाठी तुमको यही मारेंगे, दो लोग इकट्ठा हो गए होते तो वो ये इस तरह की वारदात नहीं कर पाता और एक महिला की जान बच जाती। लेकिन लोगों में जिसे कहते हैं ना संवेदनशीलता समाप्त हो गई है, लोगों को दूसरे के दुख का कोई एहसास ही नहीं है, और ये तो जिसे कहते हैं कि दुख के एहसास के न होने की संवेदनशीलता के अभाव का सबसे बड़ा उदाहरण है कि सामने एक बेचारी निरीह महिला, एक आदमी उसको पीट रहा है, एक महिला उसको बचाने की कोशिश कर रही है और पीछे खड़े हुए लोग बैठ करके वीडियो बना रहे हैं, शर्मनाक है। इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आपके सामने ये क्राइम हो रहा था, आपने उस क्राइम को रोकने के लिए क्या कोशिश की आपने? वहां तो कोई असला भी नहीं था उसके पास में चाकू तक भी नहीं था, डंडे से पीट रहा था, उसका बाल पकड़ के खींच रहा, उसको घसीट रहा है, मतलब इतनी शर्मनाक घटना है, और लोग बैठे हुए सेल्फी उसकी फोटो खींच रहे, वीडियो बना रहे, तमाम लोग खड़े थे। ये जिम्मेदारी भी, जब इस जिम्मेदारी के लिए भी लोगों को चिन्हित किया जाएगा, समाज में लोगों को कम से कम, हम ठीक है, हम मान लेते हैं कि चलो ये किसी के हाथ में रिवाल्वर है, बदमाश के पास, किसी के पास चाकू है। बिल्कुल। इसके अलावा अगर बात करें बिल्हौर की जो घटना है, एक सिपाही की हत्या कर दी जाती है, अब तक तुम देखते थे आम लोगों पर क्राइम होता है, पुलिस वालों से भी डर नहीं है कि हम जिसकी हत्या करने जा रहे हैं आखिर है कौन। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो घटना भी अपने आप में बड़ी खतरनाक है, बड़ी भयानक है। एक सिपाही, अब वो सिपाही फिरोजाबाद का रहने वाला है, यहाँ पर किराए में, सबको मकान नहीं मिल पाते हैं थाने में, वो मोहल्ले में, वहाँ जो बिल्हौर कस्बा है उस कस्बे में, ब्रह्मनगर में, वहां पर किराए का लेकर के मकान रहता है। अभी उसकी हाल में शादी हुई है, पता नहीं उसका परिवार उसके साथ में था या नहीं, बल्कि नहीं रहा होगा, क्योंकि जिस तरह परिस्थितियां बताई जा रही है उससे परिवार उसका नहीं था, अकेले ही कमरे में था। और किस बीच में क्या घटना हुई, ये तो जब इस घटना का पर्दाफाश होगा तब मालूम पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से राजेश जी यही देखे कि आप जिसको मारने जा रहे हैं खुद वो पुलिस विभाग में है, तो डर लोगों में नहीं है। और एक और घटना जो अयोध्या की अगर बात करें, एक प्रेग्नेंट लेडी, गर्भवती महिला की चाकू गोदकर हत्या कर दी जाती है। मतलब मानवता इतनी मर चुकी है कि जिसकी हम हत्या करने जा रहे हैं तो एक हत्या नहीं कर रहे हैं, 2 लोगों की हत्या कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही जिसे कहते हैं भयानक घटना है। और मैं तो ये कहूंगा कि इन घटनाओं का जितनी जल्दी से जल्दी हो
वैसे मैं जो ट्रेंड देख रहा हूँ उसके हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि जो पुलिस अधिकारी हैं वो सब लोग लग करके ऐसी घटनाओं का, कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे, अब जैसे ये जौनपुर वाली घटना है, मतलब इस घटना को रोक पाना, मुझे लगता है कि रोक पाना संभव था अगर वहां के लोग जिसे कहते हैं जागरूक रहे होते। पुलिस वाली घटना हुई है, सिपाही वाली, अब वो क्यों हुई है, क्या हुआ है, क्या रंजिश थी, रंजिशन मारा गया है, चाकू से गला रेता गया है, कोई न कोई रंजिश वहां पर लोकल लेवल पे जरूर डेवलप हुई है, चाहे वो डिपार्टमेंटल हो, चाहे वो वहां मोहल्ले वालों से हो, चाहे किसी बदमाश से हो, वो बातें जब तफ्तीश होगी तब आएगा। लेकिन वो जो महिला थी जो प्रेग्नेंट थी, जिनके जिनके घर में बच्चा एक उसका वो पालन हो रहा था, और उसको इस तरीके से निरी तरीके से जब ये पर्दाफाश होगा इसका, तो उसके पीछे जो कारण है वो सारी चीजें भी पता। लेकिन राजेश जी, यहाँ पर जैसे कि आपने प्रेग्नेंट लेडी को मारा, तो ऐसे जो केसेस होते हैं उसमें सजा भी जो होती है वो तो आप ठीक है 302 की धारा लग जाएगी, तो कुछ और प्रावधान नहीं हो सकता है? जो अभी इस घटना की अगर बात करें हम, जौनपुर में जो एक महिला को उसका देवर, जो भाभी का देवर मार रहा है, तो अब तो मारपीट की धाराएं लगेंगी, या फिर ऐसे क्राइम में भी ऐसी धाराओं का इस्तेमाल पुलिस अपने विवेक के साथ कर सकती है ताकि जो सजा हो वो इतनी सख्त हो कि बाकी लोग करने से डरें? नहीं, अब इसमें जो वहां के एसपीओ हैं उनकी राय लेकर के इससे जो है वो सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो रही है, पूरे गांव में भय का आतंक पैदा हो रहा है, भय का माहौल पैदा हो रहा है, लोग घबरा रहे हैं, लोगों में घबराहट, इन सब चीजों को देखते हुए जो जौनपुर वाला केस है ये एनएसए के लिए बिल्कुल फिट केस है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर राजेश जी, हम ये माने कि पुलिस को अधिकार हैं, जो कानून की धाराएं हैं, उसका जो क्राइम हुआ है उसके अलावा भी और भी धाराएं पुलिस जो है उस पर लगा सकती है। बिल्कुल लगा सकती है, बिल्कुल लगा सकती है, और ऐसे ही ये मामले हैं जो एग्जाम्पलरी तौर पर लगाए जाने चाहिए। लेकिन लगाने से कतराते हैं, लगाए जाने चाहिए तो ठीक है, लेकिन लगाने से कतराते हैं, पैरवी पहुंच जाती, शोर सिफारिश पहुंच जाती है, ले दे के मामला सेटल हो जाता है, ऐसी भी घटनाएं सामने आती हैं। तो कम से कम संवेदनशील मामले में तो पुलिस बचे, शोर सिफारिश से बचे और लेन देन से बचे, क्योंकि राजेश जी आज भी ये मामले सामने आते रहते हैं, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। और हर पुलिस वाला ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं। कम से कम अपना ध्यान यहाँ तो लगाएं कि संवेदनशीलता के जो मामले हैं, आपका भी घर परिवार है, तो ऐसे विषयों में कोई शोर सिफारिश का जो इस्तेमाल वो ना हो। राजेश जी, बिल्कुल, जो ये आप बात कह रहे हैं ये बहुत जरूरी है। जब ये बात आदमी महसूस करेगा कि जो उस महिला के साथ घटना हो रही है, अगर यही घटना हमारे घर में, परिवार में, हमारे जो है परिवार की किसी महिला के साथ हो, तो कैसा महसूस होगा। जिसे कहते हैं ना, एक वर्ड है एम्पैथी, कि आप उस दर्द को महसूस करोगे तब आप एक अच्छे पुलिस अधिकारी बन सकते हो। और वो बहुत जरूरी है कि जो पीड़ित है उसके दर्द को समझे और वहां पर उस संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। आमतौर पर लोग करते हैं, ये जो आपने कहा, हो सकता है लोग सिफारिश भी सुनते हैं, मैं उसको नहीं मना करूंगा। मैं ये भी नहीं मना करूंगा कि लोग जो है वो लोभ के नाम और सब नहीं, कुछ लोग हर जगह हैं, और वही कुछ लोग पुलिस विभाग में भी हैं, तो उन कुछ लोगों को सोचना होगा, संवेदनशील होना होगा। जो मित्र पुलिस की बात कही जा रही है, मित्र पुलिस जमीन पर भी नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती समय निकाला। तो हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश का जो इस वक्त कानून व्यवस्था है, कई सारे सवाल खड़े कर रही है। अब वक्त हो चला हमारे बहुत खास सेगमेंट चलते चलते का, तो मंथन में आपको चलते चलते छोड़ जाते हैं एक ऐसी तस्वीर के साथ। जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री का ओहदा बहुत बड़ा होता है, पद बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो भी एक इंसानी हैं। आज वो जमीन पर नजर आए और लोगों के बीच जो पानी पूरी होती खाते हुए नजर आए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाइए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है।